Hey there, future champions. A warm welcome to my channel Learn with Zarka, the most fun and exciting place for you. Are you ready for lots of laughter, awesome adventure, and super cool learning? So don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. Let's explore, learn, and have the best time together. So here we are going to start chapter 14. आज हम लोग chapter 14 start करने जा रहे हैं जो कि human evolution है. मानव का विकास किस तरह से हुआ है, इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं. व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ द सिलेबस. तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव का विकास किस तरह से हुआ है इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है. और इवोल्यूशन की जो थ्योरीज है, लमार्क्स थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस, डार्विन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन, इन सबको डिटेल में स्टडी करनी है. What is evolution? For many years, the common belief was that the earth and all that is present it were spontaneously created by God. तो काफ़ी दिनों से ये मानना है कि जितनी चीज़ें ईश्वर ने पैदा किया है. The implication of this belief was that all the species present on the earth had been there from the beginning and were unchanging. और ये भी मानना है कि जितनी भी स्पीसीज है, जितनी जाति है, जितनी भी जानवर है जो अर्थ पे जिस तरह से पैदा किए गए वो शुरू से ही इस तरह से है और इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं है. However, according to the autogenesis theory of the origin of life, life is said to have originated from non-living organic matter. यहाँ तक कि जो ऑटोजेनेसिस थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, इसमें ये कहा गया है कि जीवन की उत्पत्ति खुद से हुई है. Several scientific theories have been put forward to explain, और इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी है. थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया गया है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आई है. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. इट हैज़ बीन अग्रीड दैट ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. इससे माना जाता है कि जो लाइफ का ओरिजिन है, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, वो एक बहुत ही धीरे धीरे होने वाली एक गतिविधि के द्वारा हुई है. अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन अकॉर्डेंस विथ द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस. और ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो इन्वायरमेंट में हुआ उसके अकॉर्डिंग जो लाइफ में चेंजेस हुआ है, और अभी हम लोग इस तरह के हैं. ऑल्सो देर इज सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व फ्रॉम सिंपल लोअर फॉर्म्स. और बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे सबूत है जिससे ये माना जा सकता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म है वो पहले उसका सिंपल फॉर्म में था. सिंपल फॉर्म के बाद वो हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है. तो यहाँ पे इवोल्यूशन का डेफिनेशन देख. Evolution is a slow and continuous process whereby complex form of life have emerged. Evolution एक बहुत ही धीमी और लगातार होने वाली प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही जटिल जो लाइफ है वो इमर्ज होती है सिंपल लाइफ से. Next we have theories of evolution. So next we have the theories of evolution. French biologist Jean-Baptiste de Lamarck came out with an evolutionary theory. जिन बेप्टाइज लमार्क ने इवोल्यूशनरी थ्योरी दिया और उन्होंने ये बताया कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से हुआ है. यानी कि जो कैरेक्टर्स इनहेरिट करते गए, जो कैरेक्टर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो अगली पीढ़ी में जाते गए और उसकी वजह से वो कैरेक्टर्स रह गए. इस तरह से नई जाति की उत्पत्ति हुई है. इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनिज्म चेंजेस फिजिकली एज दे स्ट्रगल टू मीट द डिमांड ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट. और ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऑर्गेनिज्म फिजिकली चेंज हुआ है क्योंकि उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से उसे अपने डिमांड को पूरा करने के लिए अपने बॉडी में चेंजेस लाना पड़ा था. Such advantageous changes influenced by the environment are passed on their. इस तरह से जो अच्छी जो चेंजेस थे वो उनके ऑफस्प्रिंग में अगली पीढ़ी में जाती गई. तो द क्लासिक एग्जाम्पल गिवन बाय हिम वाज दैट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जिराफ. और इस तरह से जिराफ का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने इस अपनी बात को प्रूव किया है. An English scientist, Charles Darwin, proposed another idea regulating the evolution of life known as theory of natural selection or Darwinism. इसी तरह से एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जो चार्ल्स डार्विन जिनका नाम था, उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया. इसमें उन्होंने, और डार्विनिज्म भी इसे कहा जाता है,
According to this theory, organism reproduces at a faster rate resulting in fierce competition for food and space. इस थ्योरी के हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस फास्टर रेट में करता है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म फास्ट रेट में बढ़ाता है ताकि वो फूड और स्पेस से कंपटीशन कर सके। तो ये दिस क्रिएट्स स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये क्या करता है, उस वहाँ पर अपनी जगह बना के लिए स्ट्रगल होती है, इन विच एवरी इंडिविजुअल इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, जिसमें कि हर इंडिविजुअल फाइट के लिए सर्वाइव करने, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और इसकी वजह से वहाँ पर एक स्ट्रगल, एक अभ्यास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है और हर एक इंडिविजुअल चाहता है अपने अपने आप को बचाने के लिए। नाउ विद इन ए स्पीसीज देयर इज कंसिडरेबल वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सम इंडिविजुअल्स आर बेटर एडेप्टेड। और कंसिडरेबल वेरिएशन होता है इंडिविजुअल्स में और कुछ इंडिविजुअल्स में, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से अडॉप्ट कर सके। एज अ रिजल्ट दिस इंडिविजुअल्स विल बी मोर लाइकली टू सर्वाइव। तो जो इंडिविजुअल्स अपने आप को अच्छे से उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर लेते हैं सर्वाइव करने के लिए, तो वो कहलाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इंडिविजुअल्स आर मोस्ट लाइकली टू रिप्रोड्यूस एंड पास ऑन देयर गुड क्वालिटीज टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं अपनी इस क्वालिटी को अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन, और इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। Darwin stated that the nature selects the fittest and rejects the weaker individuals. डार्विन के अकॉर्डिंग माना गया है कि नेचर सिर्फ उन क्वालिटी को ही सिलेक्ट करता है जो उस नेचर में फिट बैठ जाती है, और उन सबको रिजेक्ट कर देता है जो कि वीकर इंडिविजुअल्स होते हैं। Lamarck's theory of inheritance of acquired character. नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है Lamarck theory of inheritance of acquired character. Lamarck proposed his idea of evolution on basis of studies on the patterns of the fossils and matching of the organisms to their environment. Lamarck ने जो अपनी आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ इवोल्यूशन दिया था, वो अपने अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे दिया था, और उनकी स्टडीज़ थी फॉसिल्स के पैटर्न्स को उन्होंने स्टडी किया और उसके बेसिस पे उन्होंने अपना लॉज दिया था। ही कंपेयर लिविंग स्पीसीज विद फॉसिल्स forms and found that there exists a series of older to younger fossils leading to a present day living species. और उन्होंने कंपेयर किया कि अभी की जो स्पीसीज है और वो जो पुरानी स्पीसीज एनिमल्स की होती थी उन सब के बीच क्या क्या कंपैरिजन है, कंपैरिजन किया, क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है। ही एक्सप्लेन हिज फाइंडिंग यूजिंग द फॉलोइंग टू प्रिंसिपल दैट वेर वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम। तो इस बेसिस पे उन्होंने दो प्रिंसिपल दिया जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था, यूज एंड डिसयूज। इट स्टेट दैट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, उन्होंने बताया कि वो बॉडी का पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, बिकम लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, वो बड़ा होता गया और मजबूत होता गया। वाइल दोज दैट आर नॉट यूज, और जो कि नहीं इस्तेमाल किया गया, वो डिटोरिएट करता होता चला गया, वो यानी वो बर्बाद हो गया। ही एक्सप्लेन दिस बाय टेकिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ जिराफ, और उन्होंने यूज और डिसयूज के प्रिंसिपल को प्रूव किया है जिराफ के हेल्प से। कि लमार्क सजेस्टेड दैट जिराफ इवॉल्व फ्रॉम ग्राउंड फीडिंग। लमार्क सजेस्ट करते हैं, लमार्क का मानना था कि जिराफ जो है वो एक ग्राउंड फीडर था, वो ग्राउंड से घास खाता था। But at a later stage, the area fell short of its ground level vegetation. Thus, the giraffe took to feeding from trees. तो बट होता ऐसा है कि जो ग्राउंड एरिया है वो कम पड़ती जा रही थी, तो जिराफ ने कोमल पत्तियों को ट्री से खाना शुरू किया। जब कोमल पत्तियों को उन्होंने ट्री से खाना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली उसे अपना नेक को स्ट्रेच करना होगा, उसे लंबा करना होगा। The constant stretching of its neck and forelimbs over many generations resulted in these structures becoming longer, stronger so as to reach higher foliage. तो होता क्या है कि वो constantly अपना neck को लंबा करता जाता है, और ये कई जनरेशन तक चलते जाता है, तो इस तरह से उसकी गर्दन लंबी हो जाती है और यही क्वालिटी उसके नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है, ऐसा मानना है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इट स्टेट दैट एन ऑर्गेनिज्म कुड पास इट्स मॉडिफिकेशन टू इट्स ऑफस्प्रिंग। ऐसा बताया जाता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो अपने कैरेक्टर्स को
जो मॉडिफाइड की गई है उसे अपने ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचा सकता है. Lamarck postulates that the long muscular neck and forelimbs of the living giraffe were passed on to them by their ancestors. Lamarck Lamarck postulated that the long neck and the forelimbs of the living giraffe were passed on to them by their ancestors, and the same character will continue to appear generation after generation. तो लमार्क ऐसा मानते हैं कि जो लॉन्ग मस्कुलर नेक है और फॉरलिम्स जो है जिराफ का, वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ एंसेस्टर से, उसके अपने ऑफस्प्रिंग में पास हुआ है और यही कैरेक्टर कंटिन्यू हो गया है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? वैसे ऑर्गन्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता, वो वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है. तो वेस्टिजियल ऑर्गन आर दोज ऑर्गन्स दैट हैव सीज्ड टू बी of any use of the possessor but still persist generation after generation in reduced form. तो वेस्टिजियल ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं जो कि जो वो ऑर्गन को पॉजेस करने वाला होता है, यानी जो ऑर्गन जिसकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके बॉडी में प्रेजेंट तो होता है, जनरेशन से जनरेशन वो जा भी रहा है, बट उसका फॉर्म रिड्यूस करते जा रहा है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है. इन अदर वर्ड्स वेस्टिजियल ऑर्गन आर रेमिनेंट of the features that serve important functions in organisms ancestor. और दूसरे वर्ड में ये कहा जा सकता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो पुराने ज़माने में जो एंसेस्टर ऑर्गेनिजम्स थे, उनके लिए वो उस वक्त बहुत ही यूजफुल रहा होगा. इन मैन देयर आर ओवर 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ह्यूमन बींग्स में भी कम से कम 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें कुछ का नाम अभी दिया गया है. विजडम टिथ. विजडम टीथ आर द लास्ट मोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द बोथ जॉ. विजडम टीथ जो होता है वो दोनों जाउज का जो लास्ट टीथ होता है, लास्ट मोलर होता है, उसे विजडम टीथ कहते हैं और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है. ये कम से कम 17 से 20 साल की उम्र में आता है और ये स्मॉलर होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है और इसका कोई यूज़ नहीं है. वी हार्डली यूज़ आवर विजडम टीथ फॉर च्यूइंग आवर फूड. और इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है कि फूड को च्यू किया जाए, बट इसका कोई बेसिक यूज़ नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ द सिकम. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो ब्लाइंड एंड ऑफ सिकम में प्रेजेंट होता है. नैरो वर्म लाइक ट्यूब. नैरो वर्म लाइक ट्यूब. नैरो वर्म लाइक ट्यूब छोटी सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एंड में प्रेजेंट होती है, उसका भी ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं होता है. और ये सिकम में प्रेजेंट होता है, तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और इसका अभी के टाइम पे ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग्स में कोई, बट इट्स करस्पॉन्डिंग ऑर्गन इन हार्बिवोरस मैमल्स इज क्वाइट हेल्पफुल इन डाइजेस्टिंग सेलुलोज. बट इसके जो ऑर्गन्स है, इसी तरह के जो ऑर्गन जो हार्बिवोरस मैमल्स में प्रेजेंट है, वो काफ़ी यूजफुल है उन ऑर्गेनिजम्स में. Now the next is the pinna. Pinna is the projecting lobe-like part of the external ear which simply provides a passage from auditory canal leading to the eardrum. Pinna जो होता है वो एक projecting lobe-like structure होता है और इसका बेसिक काम है जो वॉइस होता है उसे कलेक्ट करना. We cannot move the pinna to gather the sound waves which is its main function in other mammals. तो दूसरे mammals में कहा जाता है कि ये ईयर को वो मूव कर सकता है, ईयर पिना को, और जिसकी वजह से वो साउंड वेव्स को कलेक्ट कर सकता है. बट ह्यूमन बींग्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है completely, but poorly developed and functionless muscles are present in human beings in connection with pinna. और कुछ फंक्शनलेस मसल्स कनेक्ट होते हैं पिना से. तो पिना प्रोवाइड्स अनदर एग्जांपल ऑफ स्टील है. तो पिना का वैसा कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है, तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. नेक्स्ट इज द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. Charles Darwin at a young age happened to join a group of naturalists on voyage around the world. Charles Darwin जो थे वो जिज्ञासु इंसान रहे हैं और उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था नेचुरलिस्ट का, जो कि समुद्र की यात्रा करता था. While traveling from one island to other, Darwin saw great diversity. और एक जगह से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड का जब उन्होंने ट्रैवल किया तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स में, प्लांट्स में और सारी चीज़ों में बहुत डाइवर्स है ही
ही मेड मेनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, और उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी बनाया. बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस ही समराइज हिज conclusions and explain how evolution might have occurred. तो उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने समराइज किया, एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इवोल्यूशन हो सकता है. इन 1859 डार्विन पब्लिश्ड हिज फेमस बुक, और 1859 में डार्विन ने एक फेमस बुक पब्लिश की, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन विच ही प्रपोज द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. और उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का के बारे में बताया. डार्विन डज नॉट एग्जैक्टली मीन व्हाट इवोल्यूशन इज. उस वक्त डार्विन को ये एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा था कि एक्चुअली विकास है क्या, इवोल्यूशन है क्या, बट इट एक्सप्लेन हाउ इवोल्यूशन माइट हैव अकर्ड. बट वो ये एक्सप्लेन कर सकते थे कि इस तरह से इवोल्यूशन हो सकता है. इन हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेबल फैक्ट. तो वो जो कि बेस्ड है कुछ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स के बेसिस पे उन्होंने अपने इस आइडिया को दिया. First number is the overproduction. Living beings, both plants and animals, have an innate desire to produce their own progeny so that their race may continue. तो लिविंग बींग्स, प्लांट्स में, एनिमल्स में एक अंदर से बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है कि वो अपने ही जैसा एक प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सके. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मोर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल. और ये ऑब्जर्व किया गया है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इंक्रीज की जाती है ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइविंग रेट बढ़ सके. द फॉलोइंग एग्जांपल्स वुड क्लियर द ओवर प्रोडक्शन रेट अमंग एनिमल्स. और ये एग्जांपल्स जो है वो क्लियर करेगा कि इस तरह से ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोडक्शन करता है ताकि उसकी स्पीसीज सर्वाइव कर सके. तो ओयस्टर्स जो होते हैं वो 60 से 80 मिलियन एग्स इन ए सिंगल स्पैन में वो ले करते हैं. इफ़ ऑल हैचेज, अगर सारे हैच कर जाते हैं तो यंग वन सर्वाइव आफ्टर ए फ्यू जनरेशन, देयर शेल वुड बी अबाउट द साइज ऑफ अर्थ. अगर सारे सर्वाइव कर जाते हैं तो दूसरे ही जनरेशन में उनके एक्शेल इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि अर्थ के साइज का होगा. तो सब सर्वाइव नहीं करते हैं. पारामीशियम्स का है, डिवाइड्स एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स इन 48 आवर्स. 48 आवर्स में वो 3 बार वो डिवाइड करता है. अगर ऑल सभी सर्वाइव कर जाते हैं तो इफ ऑल सर्वाइव द मास ऑफ पार्मेशियम वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 10,000 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ. अगर सब सर्वाइव कर जाते हैं तो उसका वजन हो जाता है लगभग अर्थ का 10,000 गुना. द एलिफेंट इज द स्लोएस्ट ब्रीडर. एलिफेंट सबसे धीमी गति वाली अपने जैसे जीव जंतु प्रोड्यूस करने वाला एनिमल है. इट प्रोड्यूसेस 6 यंग वंस इन इट्स लाइफ. और अपने पूरी लाइफ में 90 साल की उम्र में वो 6 यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. इफ ऑल सर्वाइव देन इन अ पीरियड ऑफ 750 ईयर्स देयर वुड बी अबाउट 19 मिलियन एलिफेंट. अगर सब सर्वाइव कर जाते हैं तो 750 साल में 19 मिलियन एलिफेंट्स हो जाते हैं. तो वी विल अंडरस्टैंड कि ये सारे एनिमल्स का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट ये सर्वाइव नहीं कर पाते. उतना ही सर्वाइव करते हैं जितना कि उस टाइम नेचर को ज़रूरत होता है. होवेवर रिगार्डलेस द रेट ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज अंडर नेचुरल कंडीशन. तो ये नेचुरल कंडीशन पे डिपेंड होता है. जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही सर्वाइवल रेट होता है उस ऑर्गेनिजम्स का. नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. अकॉर्डिंग टू द डार्विन बताते हैं कि इंडिविजुअल्स मल्टीप्लाई इन ए ज्योमेट्रिक रेशियो. इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिक रेशियो में, वेयरएज द स्पेसिस एंड फूड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट. जहाँ तक कि स्पेस और फूड जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं. दिस लीड टू अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. इन दिस स्ट्रगल देर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन. और इस स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होती है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स फॉर फेवरेबल शेल्टर, क्लाइमेट, फूड सप्लाई. हर चीज़ के लिए स्ट्रगल होता है. फेवरेबल शेल्टर के लिए, क्लाइमेट के लिए, फूड सप्लाई के लिए, ब्रीडिंग प्लेसेस के लिए. कॉम्पिटिशन मे बी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज. और कॉम्पिटिशन जो होगा वो दो स्पीसीज के बीच होगा या तो फिर दूसरी स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच होगा. तो अगर सेम स्पीसीज के बीच होगा तो इंट्रा स्पेसिफिक, और अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच होगा तो इंटर स्पेसिफिक. नेक्स्ट है वेरिएशन. Struggle for existence among the organism has compelled them to adopt
themselves according to the conditions so that they can utilize the natural resources and can survive successfully. तो वेरिएशन में ये बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रगल करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, रहने के लिए, वो अपने आप को इस तरह से ढालने की कोशिश करते हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में रह सकें। ये जो चेंजेस फिर अपने बॉडी में लाना शुरू करते हैं। Because of the adaptations, it is difficult to find any of the individuals. और adaptations की वजह से मुश्किल होता है कि दो individuals, और adaptation की वजह से ये जानना मुश्किल होता है कि दो individuals एक जैसे हैं. Even the progeny of the same parents are not exactly alike in response. यहाँ तक कि प्रोजेनी जो सेम पेरेंट्स के होते हैं, एक ही माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होता है, वेरिएशंस होते हैं उनके बीच। विदाउट वेरिएशंस चेंजेस कुड नॉट अकर, और वेरिएशन अगर नहीं होगा तो चेंजेस नहीं हो सकता है। हेंस देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन अकर्स। जब वेरिएशन होता है तभी इवोल्यूशन हो सकता है, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। तो सर्टेन वेरिएशन विच वंस अपीयर्ड इन द पेरेंट जनरेशन कंटिन्यू टू अपीयर इन द प्रोजेनी। तो कुछ वेरिएशंस होते हैं जो कि एक बार ऑर्गेनिज्म में अगर अपीयर हो जाता है तो वो उस प्रोजेनी में फिर वो इनहेरिट होते जाता है, जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाता है। दिस वेरिएशंस में भी हार्मफुल, ये वेरिएशन नुकसान भी कर सकता है और फायदेमंद भी हो सकता है। तो हार्मफुल वेरिएशन विल मेक its possessor unfit into the struggle for existence and will lead to its being weeded out। और जो हार्मफुल वेरिएशंस जो होंगे वो जो पोजेसर होगा उसके लिए वो अनफिट होगा और वो बहुत स्ट्रगल करता होगा एग्जिस्ट करने के लिए, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल पोजेसिंग द एडवांटेजेस वेरिएशंस, और वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एडवांटेजियस वेरिएशंस को पोजेस कर रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, तो वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, स्ट्रगल जो होती है उनकी कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। ड्यूरिंग द स्ट्रगल for existence only those individuals can survive। सिर्फ और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में सिर्फ वो इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं विच हैव एडवांटेजियस एडेप्टेशंस और वेरिएशन, जिसका जो एडवांटेजियस एडेप्टेशंस होता है, वेरिएशंस होता है। द इंडिविजुअल्स और रेसेस विदाउट दिस वेरिएशन विल बी रूटेड आउट। इंडिविजुअल्स और रेसेस जो होते हैं वेरिएशन के बगैर जो होते हैं वो रूटेड आउट होते हैं, मीन्स कि वो नहीं टिक पाते हैं। नेचर सेलेक्ट ओनली दोज वेरिएशंस विच आर सुइटेबल। नेचर सिर्फ उस वेरिएशन को ही सिलेक्ट करता है जो उस वक्त उस एनवायरनमेंट के लिए सुइटेबल होता है, और इसे ही नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यही डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी है। एज द एनवायरनमेंट चेंजेस न्यू एडवांटेजेस गेट सिलेक्टेड इन द नेचर। जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो न्यू एडवांटेजेस, नेचर फिर नए एडवांटेजेस को सिलेक्ट करने लगता है। आफ्टर मेनी जनरेशन sufficient characters would alter so as to change the species into a new one। तो कई जनरेशन के बाद क्या होता है, कुछ सफिशिएंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं और एक न्यू स्पीसीज में डेवलप होते हैं। दिस एक्सप्लेन्स हाउ न्यू स्पीसीज ओरिजिनेटेड। और ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से न्यू स्पीसीज जनरेट हो सकता है। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस कॉल्ड स्पेसिएशन। और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज जो होती है वो ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन से होती है, अचानक से नहीं होती है, बहुत ही धीमे गति से ये मॉडिफिकेशन होती है और स्पेसिएशन होता है, न्यू स्पीसीज को फॉर्मेशन होता है।